नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपकी कक्षा 11 के पाठ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यानी चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के भाग 2 को लेकर आपके सामने आए हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी जो हमारा पुनर्जागरण है, रेनेसा है, उसके अर्थ की। और हमने बात की थी कि भाई इस पाठ का नाम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्यों रखा गया है, कौन कौन सी परंपराएं थी जो बदल रही थी, उसके बारे में पिछले हमने जो वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा की थी, जो एनसीईआरटी लाइव से प्रसारित हुआ था। फिर उसके बाद हमने रेनेसा के इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है उसके बारे में बात की थी। जैकब बर्कहार्ट और राके जो गुरु चेले थे उनके बारे में बात की थी कि उन्होंने किस तरह से इसके बारे में लिखा है, जो हमारी पुनर्जागरण यानी रेनेसा के बारे में। और फिर हमने इटली के नगरों के पुनरुत्थान उसके बारे में बात की थी कि किस तरह से इटली के नगर जो पहले रोमन साम्राज्य के समय काफ़ी अपने वैभव पर थे, वैभव के शिखर पे थे, फिर मध्यकाल में उनका पतन हो गया था, लेकिन फिर से वो दोबारा से उनका पुनरुत्थान हुआ। ये सब भी हमने पिछले कक्षा में, पिछली जो कार्यक्रम था, पिछले वीडियो था, उसमें हमने देखा था। और हमने इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे उनका मानचित्र भी देखा था। और फिर हमने नगर राज्यों की अवधारणा को समझा था और नगर राज्यों के महत्व को समझा था। उसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लेकर ये देखा था कि किस तरह पेपर में, परीक्षा में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग क्वेश्चन, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये हमने इसके बारे में देखा था और उसका एक अभ्यास भी किया था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे उसके उत्तर देने होंगे। फिर हमने एक कौन बनेगा इतिहासपति वाला जो क्विज था, जो खेल था, वो भी खेला था। और फिर हमने विश्वविद्यालय और मानवतावाद इनके बारे में बातचीत की थी। हमने ये देखा था कि हमारे यूरोप के विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे और उनमें मानवतावाद की पढ़ाई जो है वो कैसे प्रारंभ हुई, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और जो हमने कौन बनेगा इतिहासपति का खेल खेला था वो एक्चुअल में 14वीं और 15वीं शताब्दी में क्या क्या मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी उनके आधार पर खेला गया था वो खेल। ये सब हमने देखा था। और फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो हमारे मानवतावादी थे वो ऐसे तथ्यों पर, ऐसे विषयों पर, ऐसे कौशलों को विकसित करने पर बल देते थे जो चर्चा और वाद विवाद से उत्पन्न होते हैं। उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि जो हमारा फ्लोरेंस है उसके दो प्रमुख नागरिकों की बात की थी जिनकी वजह से फ्लोरेंस की ख्याति चारों तरफ फैली। उनमें एक तो थे दांते अलिघेरी और दूसरे थे जोटो, जो अपने चित्रों के लिए बड़े मशहूर थे। और उनका जो चित्र एक बहुत ही मशहूर है वो है असीसी, उसका भी हमने देखा था। और हमने फ्लोरेंस का एक रेखा चित्र भी देखा था। यहाँ तक की बातें हमने, और इसके अलावा फिर हमने इतिहास के मानवतावादी दृष्टिकोण पर भी चर्चा की थी। उसमें हमने ये देखा था कि जो मानवतावादी थे विद्वान, उनका मानना ये था कि रोमन साम्राज्य के समय जो यूरोप है, इटली है, और वो तो उस समय तो अपने चरम पर था, अपने वैभव की पराकाष्ठा पर था और ज्ञान, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र सभी चीज़ों में बहुत ऊंचा था। लेकिन फिर बीच का जो मध्यकाल आया जिसे उन्होंने अंधकार युग कहा, उसमें उसका बहुत प्रभाव हो गया यूरोप का और एक तरह से यूरोप सो गया। यानी पहले यूरोप जगा हुआ था, ज्ञान, विज्ञान, तरक्की, उन्नति, सब चीज़ों में उसकी तरक्की, उन्नति हो रही थी। ज्ञान में, विज्ञान में, कला में, साहित्य में, आर्थिक गतिविधियों में बहुत ऊंचाइयों पर था, यानी जग रहा था यूरोप। और फिर उसके बाद फिर बीच में अंधकार युग आया और उसमें यूरोप सो गया। और फिर उसके बाद 14वीं शताब्दी से दोबारा से उसने अंगड़ाई लेनी शुरू की और 15वीं शताब्दी के आते आते यूरोप पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। यानी फिर से ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, आर्थिक गतिविधियों सब में फिर से दोबारा से यूरोप उठ खड़ा हुआ। इसीलिए इस पूरी घटना को पुनर्जागरण कहते हैं। यहाँ तक की बातें हमने देखी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि मानवतावादियों का जो दृष्टिकोण था कि जो बीच का मध्यकाल था वो एक तरह का अंधकार युग था, उससे आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो सहमत नहीं है। वो किसी भी काल को अंधकार युग कहने के लिए राजी नहीं है। उनको ये दुविधा होती है कि भाई किसी काल को हम अंधकार काल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी विशेषता, उसमें भी अपने हिसाब से तरक्की हुई थी। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास तक, लास्ट जो चैप्टर था और लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विज्ञान और दर्शन में अरबी यानी अरब के लोगों का योगदान।
और आप अपनी जो किताब है, जो आपकी एनसीईआरटी की इतिहास की 11वीं कक्षा की पुस्तक है, उसका पेज नंबर 157 अपने सामने निकालें। उसमें आपको दिखेगा विज्ञान और दर्शन में अरबियों के योगदान। तो क्या रेनेसा यानी पुनर्जागरण में अरबियों का भी कोई योगदान था? रेनेसा तो हो रहा है यूरोप में, तो अरब के लोगों का इसमें क्या योगदान हो गया, इस पर भी एक चर्चा की बात है, बहुत जरूरी। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसमें जो यूरोप में हो रहा था रेनेसा, तो इसमें अरब के लोगों का कोई योगदान नहीं था, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में हुआ यह था कि पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। यानी जो ईसाई विद्वान थे, जो ईसाइयों के गिरजाघरों मठों में रहते थे, यूरोप के लोग जो थे, वो एक्चुअल में रोमन विद्वानों और यूनानी विद्वानों की जो उन्होंने लिखे थे कृतियाँ, जो कुछ उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, जो कुछ उन्होंने अपनी अच्छी बातें लिखी थी, उन सबसे परिचित थे। लेकिन इन ईसाई विद्वानों ने इन रचनाओं का प्रचार नहीं किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 14वीं शताब्दी में अनेक जो यूरोप के विद्वान थे, उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल यानी प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन इसके लिए वे अपने यूरोपीय विद्वानों के ऋणी नहीं थे। तो यानी जो उनको अरब, जो हमारे यूरोप के विद्वानों को जो प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे यूनानी रोमन विद्वानों की कृतियां मिली, तो ये कृतियां किसने उपलब्ध कराई? क्या हमारे यूरोप के विद्वानों ने उपलब्ध कराई? जी नहीं, ये कृतियां यूरोप के विद्वानों को अरब के विद्वानों ने उपलब्ध करवाई। और कैसे उपलब्ध करवाई? एक्चुअल में जब ये रोमन और यूनान के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे थे, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक था और ऐसे और बहुत सारे ग्रंथ थे, तो ये जो ग्रंथ थे वो यूनानी यानी ग्रीक और रोमन भाषाओं में, लैटिन भाषाओं में लिखे गए थे। लेकिन जो उस समय के अरब के विद्वान थे, उन्होंने इन यूरोपीय यानी रोमन और ग्रीक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया और इन ग्रंथों को अपने पास संभाल कर, संरक्षित करके, अच्छे ढंग से अनुवाद करके रखा। और जब 14वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वान इन ग्रंथों को पढ़ना चाहते थे, तो उनके पास रोमन और ग्रीक भाषा में, लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखे ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। तो उन्हें कहाँ से ग्रंथ मिले? उन्हें मिले ये जो अरब के विद्वानों ने इन रोमन और ग्रीक ग्रंथों का अरबी अनुवाद किया था, उन यूरोप के विद्वानों को वो अरबी अनुवाद मिला इन महान ग्रंथों का, और उन्होंने उन अरबी अनुवादों को ही पढ़ना शुरू किया। और इससे उनको दोबारा से ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई रोमन और ग्रीक जो विद्वानों ने ये इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और रोमन साम्राज्य इतना ऊंचाइयों पर था और उस समय यूरोप इतनी अच्छी तरक्कियों पर था, तब जाके उन्हें पता चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोप में पुनर्जागरण आया, उसमें अरबी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो पुरानी रोमन और यूनानी किताबें थीं, जो पुराने रोमन और यूनानी ग्रंथ थे, वो ग्रंथ वास्तव में अरबी लोगों ने ही यूरोप के विद्वानों को उपलब्ध करवाए। अगर अरबी लोग उन पुराने यूनानी और रोमन ग्रंथों का अनुवाद नहीं करते, उन्हें संभाल कर, संरक्षण करके अपने पास नहीं रखते, तो जो हमारे यूरोप के विद्वान थे 14वीं शताब्दी में, जो पुराने ग्रंथों को पढ़ना चाहते थे, उनको वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाते। और ऐसी स्थिति में फिर हम कह सकते हैं कि कोई रेनेसा या जो पुनर्जागरण का जैसा आंदोलन वो हो ही नहीं पाता। तो इसलिए अरबियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने प्राचीन रोमन और यूनानी लेखकों के जो ग्रंथ थे, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, उनको उस समय ही अरबी भाषा में अनुवाद करके अपने पास संभाल कर रखा था, संरक्षित करके रखा था, जो बाद में यानी 14वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वानों के बहुत काम आया, और उन्होंने उसे पढ़कर प्राचीन रोमन साम्राज्य की सभ्यता को समझा, उसके वैभव को जाना, और उसके अनुसार अपने आप को विकसित करने के लिए वो और ज़्यादा तैयार हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण लाने में अरब के विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो यूरोप के लोग हैं, वो अरब के अनुवादकों के बहुत बड़े ऋणी हैं, क्योंकि उन्हीं ने
अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। और बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो अरबी लोग थे उन्होंने जब इसका यूनानी और रोमन ग्रंथों का जो अनुवाद किया था अरबी में, तो उन्होंने उनके जो विद्वान थे, जो रोमन और यूनानी विद्वान थे जिनकी कृतियां थी, उनके नाम भी अपने अरबी भाषा के हिसाब से बदल दिए थे। जैसे अरबी में प्लेटो को अफलातून कहा जाता था और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा जाता था। फिर एक बार जब यूरोप के विद्वान इन किताबों को, इन पुराने ग्रंथों को पढ़ने लगे, तो फिर उनको ये लगा कि भाई अब इन ग्रंथों को और यूरोप के दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना जरूरी है। तो अब वो अरबी भाषा में जो प्राचीन रोमन और यूनान के बड़े बड़े जो लेखक थे, उनकी जो कृतियां अरबी भाषा में अनुवादित रूप से उपलब्ध थीं, अब वो उस अरबी भाषा के अनुवादों वाली कृतियों को दोबारा से यूरोप की भाषाओं में अनुवाद करने लगे, यानी दोबारा से रीट्रांसलेशन होने लगा। पहले अरब के लोगों ने जो यूनानी और रोमन विद्वान हैं उनकी कृतियां अरबी भाषा में ट्रांसलेट की, वही 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 कृतियां हमारे यूरोप के विद्वानों को 14वीं शताब्दी में मिली और उन्होंने उसे पढ़कर अपने प्राचीन रोमन और यूनान की जो महान कृतियां हैं उनके बारे में समझा, प्राचीन रोमन साम्राज्य के बारे में, उसके वैभव के बारे में समझा। अब यूरोप के विद्वान जब इन अरबी ग्रंथों को, अरबी अनुवाद किए गए ग्रंथों को, अरबी में अनुवाद किए गए ग्रंथों को पढ़ने लगे, तो उनको ये लगा कि भाई इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और यूरोप के सारे लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए अब उन्होंने इन अरबी अनुवादों का, जो अरबी अनुवाद थे, अरबी ट्रांसलेशन जो किया गया था इन ग्रंथों का, उनको वापस अपने यूरोप की भाषाओं में ट्रांसलेशन करने लगे ताकि यूरोप के सभी लोग इनको पढ़ के समझ सकें और जो महान रोमन साम्राज्य था, प्राचीन उनकी जो श्रेष्ठता थी, उससे वो सब परिचित हो सकें। अब एक इसमें जो बात है वो है कि ये ग्रंथ जो थे, प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथ जो थे, वो विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। अब आप एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमारे अरबी भाषा और जो हमारी यूरोपीय भाषाओं, या हम कह सकते हैं कि जो अरबी विद्वान और यूरोपीय विद्वानों के बीच एक आपस में एक बहुत अच्छा कांटेक्ट था, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। टॉलेमी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अल्मजेस्ट, और ये खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी पर तो ये एस्ट्रोनॉमी पर आधारित एक ग्रंथ था जिसकी रचना 140 ईसा पूर्व यानी 140 बीसीई में की गई थी और उस समय उसको यूनानी भाषा में यानी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था और इसका बाद में अरबी अनुवाद भी हुआ था। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो लिखा तो ये टॉलेमी ने है, यानी एक यूरोप के विद्वान ने लिखा है 140 बीसीई में, लेकिन इसके नाम में अल उपपद लगा हुआ है, अल मजेस्ट। अब अल शब्द क्या होता है, आप देखोगे अरबी भाषा में ज्यादातर चीजों के सामने अल लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा अल कबीर, अल मारुश, है ना, अल करीम। अल का मतलब होता है दा, यानी इंग्लिश में जिसे दा कहते हैं, तो ऐसे अरबी भाषा में अल लगाते हैं। तो अब आप देखो कि टॉलेमी का ग्रंथ है, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसका नाम रखा है अल मजेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीक भाषा और अरबी भाषा के बीच एक काफ़ी कांटेक्ट था, एक काफ़ी निकटता थी, क्योंकि अरब के विद्वान ग्रीक भाषा के ग्रंथों का अनुवाद करते रहते थे और जो फिर बाद में यूरोप के विद्वान अरबी भाषा का ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में अनुवाद कर रहे थे। तो यानी इन भाषाओं में आपस में काफ़ी अच्छा क्लोज कांटेक्ट था, काफ़ी निकट का संबंध था। इसीलिए टॉलेमी का ग्रंथ ग्रीक भाषा में लिखा है, लेकिन उसका नाम रखा हुआ है अल मजेस्ट, और अल अरबी भाषा का जो पद है, उपपद है, और ये इस बात को दिखा रहा है कि अरबी भाषा और ग्रीक भाषा में आपस में काफ़ी अच्छा निकट का संबंध था। अब बच्चों हम मुसलमान लेखकों की बात करें, उन मुसलमान लेखकों की बात करें जिन्हें इटालियन वर्ल्ड में, इतालवी दुनिया में बहुत ज्ञानी माना जाता था। उनके कुछ एक आध के, दो तीन के हम एग्जाम्पल देंगे, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, अपनी जो परीक्षा होगी उसमें लिखने भी हैं।
कि भाई कौन कौन थे ऐसे मुसलमान विद्वान जिनको अरबी भाषा, जिनको यूरोप में के देशों में, इटली के जो वर्ल्ड में, इटालियन वर्ल्ड में उनको बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा ज्ञानी माना जाता था, क्योंकि इन्हीं ने जो पुराने यूनानी और जो रोमन ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किया था। तो ऐसे कौन कौन बड़े विद्वान थे अरबी जगत के, उनके बारे में हम देख लें। तो एक तो थे अरब के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सिना, और लैटिन भाषा में इनका नाम एविसेना है। इसी तरह से एक और थे आयुर्विज्ञान विश्वकोश यानी मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के लेखक थे, जिनका नाम था अल राजी, और लैटिन भाषा में इन्हें रेजिस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह स्पेन के एक अरबी दार्शनिक थे इब्न रूशद, और लैटिन भाषा में उन्हें अविरोस कहा जाता है। इन्होंने भी दार्शनिक ज्ञान यानी फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र और धार्मिक विश्वास के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की थी। इनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा भी अपनाया गया था। अब बच्चों, एक बात आपको बड़ा अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, वो ये कि इन सारे अरबी विद्वानों के नाम लैटिन भाषा में जब इनके कार्यों का अनुवाद हुआ तो यूरोपीय लोगों जैसे कर दिए गए। जैसे आपने देखा ना कि जो थे इब्न सिना, उनको लैटिन में एविसेना कहा जाने लगा। जो थे अल राजी, उन्हें रेजिस, लैटिन में रेजिस कहा जाने लगा। जो थे इब्न रूशद, उनको लैटिन में अविरोस कहा जाने लगा। तो बाद में चलकर विद्वानों को ये लगा कि ये सब लोग जो यूरोपीय थे, क्योंकि इनके नाम लैटिन भाषा में ऐसे यूरोपीय जैसे लोगों के रख दिए गए, लेकिन एक्चुअल में ये सब अरब के विद्वान थे और ये सब मुसलमान थे। तो इससे पता चलता है कि अरब के विद्वानों का पुनर्जागरण लाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों को संभाल कर रखा था, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया था, और वो अरबी भाषा का अनुवाद ही यूरोप के विद्वानों को 14वीं शताब्दी में मिला था, और उसी को पढ़ के उन्हें यूरोप के प्राचीन रोमन साम्राज्य के प्राचीन वैभव की जानकारी मिली थी, और उसी को पढ़ के वो पुनर्जागरण के लिए प्रोत्साहित हुए थे। तो इन सारी बातों से ये पता चल रहा है कि जो यूरोप के विद्वान हैं वो पुनर्जागरण के लिए अरब के विद्वानों के बहुत ज़्यादा ऋणी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा। एक शब्द होता है जिसे कहते हैं रिनेसा पर्सन, यानी रिनेसा जो है रिनेसा व्यक्ति, जिसे यानी पुनर्जागरण का व्यक्ति। तो रिनेसा पर्सन या पुनर्जागरण का व्यक्ति कौन होता है, किस व्यक्ति के लिए हम रिनेसा पर्सन का नाम मतलब का टर्म यूज़ करते हैं? तो यह शब्द यानी रिनेसा पर्सन उस मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और जो अनेक हुनरों में, अनेक कौशलों में, अनेक स्किल्स में महारत प्राप्त हो। जिसको पुनर्जागरण काल में ऐसे अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान भी होता था, कूटनीतिज्ञ भी होता था, धर्मशास्त्रज्ञ भी हो सकता था और कलाकार भी हो सकता था। तो ऐसे हम दो महान लोगों के नाम आपको बताना चाहेंगे जो बड़े वर्ल्ड में पूरे फेमस हैं, और आपको भी पता होना चाहिए, और उनको रिनेसा पर्सन कहा जाता है क्योंकि वो अलग अलग कलाओं में माहिर थे। तो उनमें एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो आपने बहुत सुना होगा, और वह है लिएंद्रो दा विंची। ये इनकी बड़ी आश्चर्यजनक अभिरुचियां थी। वो एक साथ ही वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, शरीर रचना विज्ञान यानी कि हमारी फिजियोलॉजी और में रुचि रखते थे, और साथ ही साथ गणित शास्त्र और कला में भी उनकी बहुत रुचि थी। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की है, और इनका यह स्वप्न था कि वह आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे, और उन्होंने एक उड़न मशीन यानी फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन भी बनाया था। उन्होंने अपना नाम लिखा था लिएंद्रो दा विंची, परीक्षण का अनुयायी, यानी लिएंद्रो दा विंची द डिसाइपल ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो इससे पता चलता है कि इनकी कितनी सारी रुचियाँ थी। ये एक साथ ही इंजीनियर भी थे, बॉटनिस्ट भी थे, ये फिजियोलॉजिस्ट भी थे, ये कलाकार यानी पेंटर भी थे, और ये जो एविएशन इंजीनियर डिज़ाइनर भी थे कि हवाई जहाज का भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कई सारी अभिरुचियाँ हैं, जो एक साथ कई हुनरों में माहिर हों, उनको रेनेसा व्यक्ति यानी रेनेसा पर्सन कहा जाता है, और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है लिएंद्रो दा विंची। मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको रेनेसा पर्सन का, और वो है माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती। ये भी एक साथ ही
चित्रकार भी थे, कुशल चित्रकार भी थे, कुशल मूर्तिकार भी थे और कुशल वास्तुकार भी थे। इन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में पेंटिंग्स बनाई थी और इन्हीं का जो द पाइटा नामक जो मूर्ति है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पाइटा पाइटा का चित्र अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर 158 पर आपको द पाइटा जो माइकल एंजेलो की मूर्ति है वो दिखा रखी है। इसमें जो मदर मैरी है यानी ईसा मसीह की माता जो है मदर मैरी, वो ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखा रही हैं। यानी ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था, वो बहुत घायल हो चुके थे, एक तरह से मरणासन हो रहे थे, तो फिर उनको सूली से उतार कर उनकी माँ प्यार से अपने गोद में लिए खड़ी हैं। इस चित्र को कहते हैं दी पाइटा और ये किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। ये भी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, तो ये माइकल एंजेलो ने बनाई थी। और इसी के साथ उन्होंने सेंट पीटर गिरजा जो है सेंट पीटर चर्च, उसके गुंबद का डिजाइन भी बनाया था और इसी वजह से माइकल एंजेलो कला के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अमर हो गए हैं। तो और ये सारी कलाकृतियां जो हैं वो रोम में हमें मिलती हैं। तो इस बात से हमको ये बात पता चली कि रेनेसा पर्सन कौन होता है और उनके दो उदाहरण आपने देखे, लिएंद्रो दा विंची और माइकल एंजेलो। तो इन सब के बारे में पढ़ने के बाद अगर हम एक बात और देखें कि मानवतावाद की बात हम चल रहे थे कि भाई इस समय जो हमारी जो पुनर्जागरण का काल था उसमें मानवतावाद एक पाठ्य विषय के रूप में, करिकुलम के रूप में चारों तरफ फैल रहा था। और मानवतावाद के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके अंतर्गत जो है वो हमारा इतिहास और कविता और अलंकार शास्त्र, व्याकरण, इस तरह की चीज़ों को जो पढ़ाया जाता था उसको मानवतावादी शिक्षा कहते थे। और इसी के यानी मानव पर अधिक जोर देना, मानव के क्रियाकलापों पर जोर देना, मानव को ईश्वर की सबसे अधिक जो है अच्छी सर्वोत्तम कृति मानना और परलोक की जगह इस लोक पर, इस दुनिया को में मानव को खुश बनाने, मानव को प्रसन्न बनाने पर जोर देना। और सारी जो कलात्मक गतिविधियां हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो और किसी भी तरह की विधा हो, साहित्य हो, इन सब का मुख्य विषय अब मानव को बनाया जाने लगा। पहले हर कला का मुख्य विषय स्वर्ग, नर्क, देवता ये होते थे। यानी पेंटिंग बन रही है तो किसी देवता की बन रही है, कोई मूर्ति बन रही है तो किसी स्वर्ग नर्क की, किसी देवता की बन रही है, कोई जो साहित्य लिखा जा रहा है वो भी स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, देवताओं का, देवियों का लिखा जा रहा है। लेकिन अब सब चीज़ बदलने लगी। अब सारा ध्यान, सारी गतिविधियों का जो फोकस है वो होने लगा मानव के ऊपर। यानी अब साहित्य में भी मुख्य रूप से मानव, उसके जीवन, उसकी कठिनाइयों, उसकी खुशियों पर फोकस किया जाने लगा। ऐसे चित्र जो बनाए जाने लगे, ऐसी जो मूर्तियां जो बनाए जाने लगी, वो सब भी मानव के ऊपर ही फोकस करते हुए बनाई जाने लगी। इसलिए इस पूरे आंदोलन को मानवतावाद कहते हैं। और मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटीज़ एक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में, जो मानवी की यानी ह्यूमैनिटीज़ जो शिक्षा कार्यक्रम के रूप में उभर के आई, उसमें उसमें विज्ञान के स्थान पर किन किन चीज़ों की पढ़ाई पर फोकस किया जाएगा? अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो विषय हैं, इन पर फोकस किया जाने लगा। तो इसलिए इसको मानवतावादी पाठ्यक्रम कहा गया। तो मानवतावादी लोग जो थे वो अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे थे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का ही दबदबा रहा। यानी अभी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें तो अभी भी जो करिकुलम था, जो सिलेबस था, उसमें अभी भी कानून यानी लॉ पढ़ाने पर जोर था, आयुर्विज्ञान यानी फिजियोलॉजी यानी मेडिकल साइंस पढ़ाने पर जोर था, धर्मशास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने पर जोर था, जो माइथोलॉजी, इन सब चीज़ों को पढ़ाने पर जोर था। लेकिन मानवतावादी विषय यानी जो कविता थी, अलंकार शास्त्र था, जो इतिहास था, इस तरह की जो मानवतावादी विषय थे वो धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे। यानी अभी यूनिवर्सिटी में तो मानवतावादी विषयों को प्रवेश नहीं मिल पाया, लेकिन स्कूलों में मानवतावादी विषय पढ़ाए जाने लगे धीरे धीरे। और ये सिर्फ इटली के स्कूलों में ही नहीं हुआ,
बल्कि यूरोप के सभी स्कूलों में मानवतावादी विषय पढ़ाए जाने लगे। लेकिन बच्चों एक बात और आप ध्यान रखें कि उस समय के जो स्कूल थे वो केवल लड़कों के लिए थे, लड़कियों के लिए वो स्कूल नहीं थे। तो यानी मानवतावादी जो विषय पढ़ाए जा रहे थे उनसे केवल लड़कों का परिचय हो रहा था, लड़कियां अभी भी उससे दूर थी। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक की चर्चा करेंगे, जिसमें हमने देखा कि विज्ञान, हमने दो महत्वपूर्ण बातें देखी कि एक तो हमने रिकैप किया कि पिछले उसमें कक्षा में क्या हुआ, और दूसरा हमने विज्ञान और दर्शन में यानी रिनेसा में अरबियों के योगदान की चर्चा की, और साथ ही हमने रिनेसा पर्सन के बारे में बात की। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और अब आप इसके प्रश्न लिख लीजिए जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं, इतिहास की कॉपी में। तो पहला प्रश्न है, क्या रिनेसा में अरबियों का भी कोई योगदान है? इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लें, डिड देयर इज एनी, इसको हम ऐसे कहेंगे, क्या रिनेसा में अरबियों का भी कोई योगदान है? डिड द अरब पीपल कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू द रिनेसा? एक्सप्लेन। और एक और क्वेश्चन है, आप रिनेसा व्यक्ति से क्या समझते हैं? What do you understand by a Renaissance person? Give some examples. तो ये दो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, जो आपने वीडियो देखा उसको समझना है, और साथ ही फिर इसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी किताब पढ़नी है और फिर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।